तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मिसिंग डेटा को कैसे हैंडल किया जाता है। बेसिकली हम लोगों ने सबसे पहले तो देखा कि या तो हम लोग मिसिंग रोज को ड्रॉप करते हैं या मिसिंग कॉलम को ड्रॉप करते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा किसी एक पर्टिकुलर स्केलर वैल्यू से हम लोग रिप्लेसमेंट कर सकते हैं मिसिंग वैल्यूज़ को। मतलब कॉलम वाइज हर एक कॉलम में अलग अलग किसी पर्टिकुलर स्केलर वैल्यू से हम लोग इम्प्यूटेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सपोज कोई एक फीचर है, कोई एक कॉलम है, उस कॉलम में मल्टीपल नैन वैल्यू है, तो उस पर्टिकुलर कॉलम की मीन वैल्यू से सारी नैन वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं या मीडियन वैल्यू से सारी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। बट यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आती है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जब डेटा सेट बहुत बड़ा होता है तो उस केस में ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कुछ प्रिडिक्टिव मॉडल्स थे, इनके अलावा कुछ प्रिडिक्टिव मॉडल्स थे जिनके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते थे, इम्प्यूटेशन कर सकते थे। प्रिडिक्टिव मॉडल में हम लोगों ने देखा क्या, रिग्रेशन हम लोगों ने देखा था। और आज हम लोग देखेंगे के एन एन इम्प्यूटर और साथ ही साथ मल्टीपल इम्प्यूटर, दो चीज़ें और देखेंगे हम लोग। ठीक है। अ, एक कल की क्लास में एक चीज़ मिस हो गई थी, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मीन वैल्यू से इम्प्यूटेशन कभी कभी नहीं सही होता, या स्केलर वैल्यू से इम्प्यूटेशन कभी कभी नहीं सही होता है, ऐसा क्यों। ठीक है। देखिए, ड्रॉप करना, कॉलम ड्रॉप करना, रो ड्रॉप करना, उसके भी डिसएडवांटेज थे। थोड़ा म्यूट कर दो, काफ़ी वो आवाज़ आ रही है। ठीक है। तो जो जितने भी हमारे कॉलम या रो को हम लोग ड्रॉप कर सकते थे, बट उनके ड्रॉबैक थे कुछ, है ना। और उन ड्रॉबैक को भी हम लोगों ने देखा था कि अगर सपोज कॉलम में बहुत ज़्यादा हमारी 9 वैल्यू है, तो उस केस में कॉलम को ड्रॉप करना बेहतर होता है। ठीक है। बट ड्रॉप करने से पहले उसकी डिपेंडेंसी हम लोग चेक कर लेते हैं कि आखिर ये जो टारगेट क्लास है उस पे कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है तो उस पर्टिकुलर कॉलम को हम लोग ड्रॉप नहीं कर सकते। ठीक है। अगर डिपेंडेंट कम है तो उस केस में हम कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं। इसी तरीके से रो के केस में अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा इंस्टेंस नहीं है, जैसे सेटोसा फ्लावर की हम लोग बात करें, जो हम लोग आयरिस डेटा सेट पढ़ रहे थे, तो अगर उस डेटा सेट में अगर नंबर ऑफ इटरेशन, नंबर ऑफ इंस्टेंस, जैसे नंबर ऑफ फ्लावर की जो फीचर्स थे वही कम हो गया, जैसे हर एक फ्लावर की सपोज हमारे पास 10 इंस्टेंस है, अब उसमें ही हमें अगर डिलीट करनी पड़ गई रोज, तो हमारे पास डेटा ही नहीं बचेगा कि हम मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन कर सकें। ठीक है। तो ये सब समस्याएं थी, रो डिलीट करने में भी समस्याएं थी। बट हाँ, चीज़ें अपने से समझनी है। अगर हमारे पास सफिशिएंट डेटा तो रो डिलीट कर दे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। कॉलम अगर सपोज टोटली डिपेंडेंट नहीं है क्लास पे, ठीक है, मतलब टारगेट क्लास पे, तो डिलीट कर दे। बट इस चीज़ को आपको पहचानना होगा कि कब करना चाहिए डिलीट, कब नहीं करना चाहिए। ठीक है। इवन स्केलर वैल्यू की अगर बात करें, तो अगर बहुत ज़्यादा मिसिंग नहीं है डेटा, अगर सपोज किसी कॉलम में सपोज मान के चलते 5 to 10% सिर्फ हमारा डेटा मिस है, तो उस केस में आप लोग स्केलर वैल्यू से भी रिप्लेसमेंट कर सकते हो और साथ ही साथ मीन वैल्यू या मीडियन वैल्यू से रिप्लेसमेंट कर सकते हो। ठीक है। बट अगेन बहुत ज़्यादा अगर हमारे मिसिंग हो गए, 30-35% अगर मिसिंग हो रहे हैं, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, इम्प्यूटेशन करेंगे। कैसे? प्रिडिक्टिव मॉडलिंग के थ्रू। ठीक है। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग में फिर 3 कैटेगरीज आ गई। कौन कौन सी कैटेगरीज? एक तो हो गया आपका रिग्रेशर, एक क्लस्टरिंग टेक्निक होती है, और साथ ही साथ एक क्लासिफिकेशन टेक्निक भी होती है। ठीक है। और फाइनल है हमारा क्या, मल्टीपल इम्प्यूटेशन। ठीक। तो इन तीनों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। फिलहाल जो मीन वैल्यू से रिप्लेसमेंट क्यों नहीं करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। और फिर उसके बाद रिग्रेशन, जो रिग्रेशन कल हम लोगों ने देखा था। ठीक है। रिग्रेशन के केस में भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, अ, उनको भी डिस्कस करेंगे, कब रिग्रेशन नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मीन वैल्यू या स्केलर वैल्यू से इम्प्यूटेशन करने पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है जब हमारे पास डेटा सेट काफ़ी बड़ा हो। ठीक है। डेटा सेट मतलब बहुत ज़्यादा इंस्टेंस है हमारे पास, और 35 या 30% हमारे मिसिंग वैल्यूज हैं। उस केस में अगर मीन वैल्यू से हम लोग इम्प्यूटेशन करते हैं तो उस केस में क्या प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली होता क्या है कि सपोज आपके पास डेटा सेट है और काफ़ी बड़ा है। ठीक है।
और इसमें जो हमारे कुछ सपोज मान लेते हैं कुछ इंस्टेंस पे। तो इसमें सपोज मैक्सिमम जगह डेटा सपोज फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। सेकेंड कॉलम में मैक्सिमम डेटा हमारे पास नहीं है, मैक्सिमम इन द सेंस मोस्ट प्रोबेबली 35% के अराउंड हमारे पास डेटा नहीं है। इसमें सपोज मॉडरेट है, तो जब ऐसा ये केस हो जो मिडिल में, ठीक है, ऐसा केस हो कि मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या है, मिस है, उस केस में जब हम लोग मीन निकालते हैं, ठीक है, मीन निकालते हैं, तो मीन का मतलब क्या होता है पहले ये देखते हैं। मीन मीन क्या होता है, जो हमारा अ, जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं डेटा सेट में, ठीक है, उनकी सेंट्रल टेंडेंसी क्या है कि मतलब मैक्सिमम जो डेटा पॉइंट्स हैं वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने मैक्सिमम टेंडेंसी देखी थी, सॉरी आयरिस डेटा सेट में देखी थी कि जो सेटोसा फ्लावर थे उनकी जो पेटल लेंथ थी वो लेस थी, 1.5 या 1.6 से लेस हो रही थी, ठीक है। और उसमें भी जो सेंट्रल टेंडेंसी जो उसकी मीन वैल्यू थी 1.4 के अराउंड थी, अगर आप लोग को याद होगा तो 1.4 के अराउंड थी। मतलब क्या, मैक्सिमम फ्लावर जो है 1.4 पेटल लेंथ के थे। मैक्सिमम फ्लावर जो सेटोसा के थे वो 1.4 के थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1.4, हमारी जो एक कर्व बन रहा था वो कुछ इस तरीके से बन रहा था ना, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, और ये वैल्यू थी 1.4, ठीक है। तो अगर सपोज यही ये कॉलम हमारा पैटर्न लेंथ है, ठीक है, 1.4 हम लोग इसकी मीन वैल्यू निकाल लेते हैं, इस कॉलम की मीन वैल्यू निकाल लेते हैं और इससे रिप्लेसमेंट करेंगे तो क्या होगा, आप बस ये चीज़ सोचने की कोशिश करना, ठीक है, कि हम लोग जो रिप्लेसमेंट करने जा रहे हैं वो मीन वैल्यू से रिप्लेसमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मीन वैल्यू से रिप्लेसमेंट किए तो ये जो कर्व है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, उसकी जो स्प्रेड होगी वो कम हो जाएगी। जो स्प्रेडनेस होगी, जो उसकी वेरिएंस होगा, वेरिएंस हम लोगों ने पढ़ा था ना, जो उसका वेरिएंस होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मतलब मीन वैल्यू और बढ़ जाएगी। मीन वैल्यू इन द सेंस ये जो नंबर ऑफ फ्लावर होंगे जिनकी मीन वैल्यू क्या होगी 1.4, ये चीज़ बढ़ जाएगी और जो इसकी स्प्रेड होगी वो कम हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारा ये कॉलम, ये वैल्यू और इसके भी ऊपर चली जाएगी, मतलब नंबर ऑफ फ्लावर विद मीन वैल्यू ये इससे भी ऊपर चला जाएगा कुछ, ठीक है। और स्प्रेड घट जाएगी, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम फ्लावर मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसमें जो वेरिएंस है यहाँ पर वेरिएंस घट जा रहा है, ठीक है। वेरिएंस, जिसको वेरिएंस बोल रहे थे हम लोग, स्प्रेड को ही वेरिएंस बोल रहे थे। वेरिएंस घट जाने से एक नुकसान होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं क्या नुकसान होगा, ठीक है। सपोज मान के चलते हैं कि एक येलो कलर की ऑडी कार है, ठीक है, येलो कलर की ऑडी कार है, ठीक है, येलो कलर की ऑडी कार है और हम लोग क्या कर रहे हैं, मशीन लर्निंग मॉडल में उस येलो कलर की ऑडी कार का फ्रंट व्यू, सिर्फ फ्रंट व्यू की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, फ्रंट व्यू की इमेज भेज रहे हैं। और इमेज सपोज मान के चलते टोटल जो ऑडी की इमेजेस थी 100 थी और 100 में 70% इमेजेस हमारी क्या हो गई, फ्रंट की हो गई, ठीक है, फ्रंट ऑडी इमेज, ऑडी कार की फ्रंट की इमेज हो गई, ठीक है। और जो 30% इमेजेस थी वो अदर एंगल की होगी, जैसे लेफ्ट राइट और बैक, ठीक है, और टॉप की भी मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमने इस तरीके से किया, ये काम अगर हमने किया कि मैक्सिमम जो क्या कहते हैं
फीचर जो फ्रंट के फीचर अगर हम लोगों ने उसे एक्सट्रैक्ट करके दे दिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट को सीखेगा। अगेन वही वाली चीज जो ए बी सी वाले फ्रंट जो थे, जो 100 टॉफीज देगा और एक 10 टॉफीज देगा, तो किसे पहचानेगा वो, ज्यादातर किसे पहचानेगा मॉडल, जो 100 टॉफीज देगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर प्रॉब्लम करेगा क्या, अगर हमने मैक्सिमम वैल्यूज, अगर ऑडी कार की बात करें, मैक्सिमम इमेजेस हमने अगर उसको फ्रंट की दे दी, फ्रंट की दे दी, उसका मतलब क्या कि मान लेते हो फ्रंट वाली जो फ्रंट इमेज है उसका मीन हमारा सपोज मान लेते हैं ये है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होगा, फ्रंट की जो इमेजेस होंगी उनका जो काउंट होगा, मीन का काउंट होगा, वो ज्यादा हो जाएगा, है ना। और ये वेरिएंस घट जाएगा। वेरिएंस का मतलब है कि वैरायटी ऑफ डेटा, वैरायटी ऑफ डेटा मतलब अगर हम लोग हर एंगल से ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 60 डिग्री, जब हर एक एंगल की इमेज अगर हम आरडी की मॉडल को देंगे, तब जाके वो और अच्छे से चीजों को समझेगा। अगर सिर्फ एक एंगल की इमेज देंगे तो भाई वो कहाँ से सीखेगा, सीख ही नहीं पाएगा। वो कहेगा वो फ्रंट वाली जो इमेज है वही ऑडी है, बाकी सब ऑडी नहीं है, ठीक है। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं, मीन वैल्यू से रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, मतलब क्या, हम लोग इसकी वेरिएंस को घटा दे रहे हैं। जितना ज्यादा डेटा का वेरिएंस होगा, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, फिर कह रहे हैं एक एक रेशियो होना चाहिए, ठीक है। वेरिएंस और बायसनेस का एक रेशियो होना चाहिए, ठीक है। दो चीज का हमेशा ध्यान में रखना होता है, दो चीज को हमेशा ध्यान में रखना होता है मशीन लर्निंग में, वेरिएंस और बायसनेस, दोनों एक दूसरे के वो एक्सपोनेंट होते हैं, ठीक है। वेरिएंस बढ़ेगा तो बायसनेस घटेगी, बायसनेस बढ़ेगी तो वेरिएंस बढ़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को एकदम माइंड में रखना है कि बहुत ज्यादा वेरिएंस भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा बायसनेस भी नहीं होना चाहिए। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, बायसनेस और वेरिएंस के बारे में। और ये इंटरव्यू क्वेश्चन क्योंकि पूछा जाता है, तो काफी सारी चीजें इसके बारे में सीखनी है। बट क्योंकि हमारा ये टॉपिक आया मीन वैल्यू से रिप्लेसमेंट का, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम मीन से रिप्लेस अगर हम कर देंगे, हर एक जो मिसिंग वैल्यू है सबको अगर मीन से रिप्लेस कर देंगे, तो उस केस में क्या होगा, वेरिएंस घट जाएगा, वेरिएंस घट जाएगा, जिसकी वजह से मॉडल चीजों को समझना कम कर देगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मीन वैल्यू के आसपास जो चीजें होंगी उन्हीं को समझेगा, वैरायटी ऑफ डेटा को नहीं समझ पाएगा। सपोज हमारा कोई पॉइंट यहाँ पर आया, ठीक है, कोई फीचर इमेज यहाँ पर आई, तो उस केस में मिस क्लासिफिकेशन का चांस ज्यादा होगा। वैसे ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा कुछ, आ, खैर इसको इग्नोर करना, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये था कि जो हम लोग मॉडल लाइन खींच रहे थे, कल हम लोगों ने जो मॉडल लाइन खींची थी रिग्रेशन के समय, ठीक है, तो रिग्रेशन लाइन से जितना ज़्यादा दूर जाएगा, जैसे रिग्रेशन को उसका भी एक एग्जांपल लेते तो बहुत हो सकता है कुछ अच्छे से समझ में आए। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, हमारे पास कुछ पॉइंट थे, उनसे मिलता जुलता जो है, उनसे उनसे एकदम टाइटली कपल्ड लाइन हम लोग एक ड्रॉ कर रहे थे मशीन लर्निंग मॉडल से, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक। तो इसमें देखो, अगर आ, हमारा डेटा कुछ इस तरीके से था कि टोटली एकदम टाइटली कपल्ड हो गया इस लाइन के साथ बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर हमारे पास वेरिएंस कम है, वेरिएंस कम, कम का मतलब अब हमारा मॉडल सिर्फ और सिर्फ इस लाइन के अराउंड ही काम करेगा। इससे थोड़ा सा भी दूर अगर पॉइंट हमें मिले, तो उस केस में मिस क्लासिफिकेशन का चांस ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज माइंड में रखनी है कि मतलब ये जो हमारा मॉडल, मतलब ये जो हमारी लाइन है, उसके आसपास हमारा थोड़ा बहुत वेरी करना चाहिए, थोड़ा बहुत ज्यादा वेरी भी नहीं करना चाहिए। सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो भी मिसक्लासिफिकेशन के चांस है। एक तो टाइटली कपल्ड भी होना चाहिए, दोनों कंडीशन होती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इतनी दूर होने के बावजूद भी क्यों क्लासिफिकेशन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जब हमारा सपोज डेटा सेट कुछ इस तरीके से है, बहुत सारे पॉइंट मिल गए, ठीक है, तो क्या हम लोग एक बेस्ट लाइन चूज कर पाएंगे, क्या कंप्यूटर एक बेस्ट लाइन चूज कर पाएगा जो इतने सारे पॉइंट में बेस्ट फिट होगा, अगर हमारा डेटा इस तरीके से स्प्रेड होगा? कभी नहीं। इतने सारे पॉइंट में एक बेस्ट लाइन चूज करना इम्पॉसिबल है। इस तरीके के डेटा पे हम लोग एक अच्छा मॉडल ट्रेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वेरिएंस, वेरिएंस बहुत ज्यादा हो गया, वेरिएंस बहुत ज्यादा हो गया, इसकी वजह से हमारा क्या हो गया, मॉडल मिस क्लासिफिकेशन की चांस बढ़ गई, ठीक है। जो बेस्ट डेटा सेट होता है वो इस तरीके से होता है कुछ, कि आपके पास है डेटा है, मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम टाइटली कवर्ड डेटा है, बट आस पास है, सारे के सारे आस पास है। इसको कुछ
अ, ये इस तरीके का डेटा सेट थोड़ा सा अच्छा माना जाता है। जैसे यहाँ पर टाइटली कपल्ड लाइन कुछ इस तरीके से हो गई, ठीक है। तो आसपास रहेगा तो हमें पहचानने में, क्लासिफिकेशन में दिक्कत नहीं होगी, है ना। जैसे सॉरी, बार बार हम क्लासिफिकेशन बोल रहे हैं, इस एग्जाम्पल को रिग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी अगर मैंने क्लासिफिकेशन बोला है तो वहाँ पर रिग्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर चांस है, रिग्रेशन का चांस कम है, क्योंकि अब यहाँ पर कौन सी बेस्ट लाइन फिट होगी जो जिसपे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बता पाएंगे कि इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, नहीं कर सकते ऐसा ड्रॉ, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर अच्छा है, ये डेटा सेट बढ़िया है कि हाँ, इसमें एक एग्जैक्टली रिलेशनशिप हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्या, कि अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो ये वैल्यू भी बढ़ रही है। यहाँ पर हम कुछ नहीं कह सकते, जैसे यहाँ पर ये वैल्यू कम थी और ये वैल्यू भी कम थी, लेकिन इसी पॉइंट के लिए ये वैल्यू ज़्यादा हो गई। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि अगर हाउस का साइज अगर 500 था तो उसका प्राइस ये होगा कि ये हो गया, ये होगा, ऐसा हम लोग कुछ नहीं आइडेंटिफाई कर सकते इस डेटा सेट से। इससे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ हमें पता है कि जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो दोनों चीजें हमें याद रखनी, ध्यान में रखना होता है, वेरिएंस और साथ ही साथ बायसनेस। यहाँ पर क्या है, वेरिएंस बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। बहुत कम हो जाएगा तो भी दिक्कत है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यही याद रखना है कि अगर मीन वैल्यू से हम लोगों ने रिप्लेसमेंट कर दिया तो वेरिएंस हमारा घट जाएगा, जिसकी वजह से मॉडल ज्यादा कुछ सीख नहीं पाएगा। क्यों क्यों नहीं सीख पाएगा, कि वो एक ही चीज सीखता रहेगा, बस मीन वैल्यू को सीखता रहेगा। मतलब मीन वैल्यू इन द सेंस, जो जो इंस्टेंस मीन वैल्यू के आसपास है उन्हीं को सीखता रहेगा, और किसी को नहीं सीखेगा। इसमें भी देखो, जैसे हमने ऑडी का एग्जांपल दिया, और फ्रंट में जो है, फ्रंट की इमेज हम लोगों ने ज़्यादा भेज दी, ठीक है। इवन इस केस में ऐसा होगा कि मॉडल को सपोज हमने ट्रेन भी कर दिया, फ्रंट इमेज 70% फ्रंट इमेज के साथ हमने ट्रेन भी कर दिया, और सपोज किसी ऑडी कार के फ्रंट में कोई डिफेक्ट हो गया, कोई भी छोटा सा डिफेक्ट हो गया, ठीक है, या कोई भी मॉडिफिकेशन किसी ने करा दिया, जैसे आगे में बम्पर किसी ने लगा दिए, तो उस केस में भी मॉडल नहीं पहचान पाएगा कि ये ऑडी कार है, क्योंकि वो उसने तो यही समझा है कि ऑडी में कोई बम्पर वगैरह या ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। फ्रंट फ्रंट वैल्यू बार बार वही दिख रहा है, बार बार उसे वही दिख रहा है, बार बार उसे वही दिख रहा है, तो थोड़ा सा भी चेंज वो एक्सेप्ट नहीं करेगा मॉडल, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा भी चेंज होगा तो वो कहेगा नहीं, ये कुछ और है, क्योंकि उसने हर बार एक साधारण फ्रंट इमेज देखी हुई है, ठीक है, एक सिंपल फ्रंट इमेज देखी है ऑडी की, तो थोड़े से चेंज में वो मिस क्लासिफिकेशन कर देगा। तो इस चीज को माइंड में रखना है कि मीन वैल्यू या किसी एक स्केलर वैल्यू से हम रिप्लेसमेंट तभी करेंगे जब हमारे जो नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज हैं वो 5 to 10% है। इससे ज़्यादा अगर है तो आपको कोशिश करनी इम्प्यूटेशन करने की, कैसे, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग से, ठीक है। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग में भी कल हम लोगों ने देखा था रिग्रेशन। अगेन रिग्रेशन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। इसमें इसमें डिफरेंस समझते रहना है। ये एग्जैक्टली हम लोगों ने डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट किया है, यहाँ पर डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन ना प्लॉट करके डेटा ही प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो हम लोग रिग्रेशन पे थे, रिग्रेशन के केस में हम लोग देखते हैं क्या क्या समस्याएं आती हैं। हम्म, तो जब हम लोग रिग्रेशन की बात करते हैं तो हम लोग इम्प्यूटेशन कैसे करते हैं, जरा सा ये देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इम्प्यूटेशन रिग्रेशन के केस में कैसे करते हैं, हम लोग एक पहले बेस्ट लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। बेस्ट लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे सपोज हमारा डेटा पॉइंट कुछ इस तरीके से है।
हमने ये एक बेस्ट लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। सपोज यही हमारा मॉडल है, फाइनल मॉडल, हमारे ये डेटा पॉइंट्स थे, ठीक है। अब अब देखो क्या होगा, हम लोग जब इम्प्यूटेशन में प्रिडिक्शन करेंगे, जैसे हमारे कुछ डेटा पॉइंट्स का हमें प्रिडिक्शन करना था, ठीक है। तो प्रिडिक्शन के केस में हमारे पास कोई एक एक्स वैल्यू दी होगी, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें वाई का प्रिडिक्शन करना होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि हम इसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, और ये लाइन जहाँ पर इस मॉडल को कट करेगी उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। मतलब y में जो वैल्यू आएगी उसी उसी को उसी से हम लोग मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। इसी तरीके से हर एक पॉइंट के लिए हम लोग करेंगे, एक पॉइंट नहीं, हर एक पॉइंट के लिए जितने भी पॉइंट्स मिसिंग है, जितने पॉइंट मिसिंग है सबके लिए हम लोग यही करेंगे, ठीक है। ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या समस्या हो जाती है, अगेन जो कुछ उसी तरीके की समस्या जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है, ठीक है। अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस ये जो हमारा ट्रेंड मॉडल है, ठीक है, इस मॉडल पे जो पॉइंट हमें मिल रहे हैं हम लोग उससे रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो हमारा एग्जैक्टली जो रिप्लेसमेंट, जब सपोज बहुत ज़्यादा नैन वैल्यू होगी और हम लोग रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो देखो क्या होगा, एग्जैक्टली क्या होगा कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनसे हम लोग रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है उससे रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, मतलब हम और पॉइंट्स का कंसिडरेशन कर ही नहीं रहे, ठीक है, और पॉइंट का कंसिडरेशन कर ही नहीं रहे हैं, ये सब इग्नोर, ठीक है। तो अगेन वही प्रॉब्लम आ गई, क्या हमारा वेरिएंस खत्म हो रहा है, वेरिएंस क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, क्योंकि हम लोग इसी पर्टिकुलर लाइन के बेसिस पे इम्प्यूटेशन कर रहे हैं, इसी पर्टिकुलर लाइन के बेसिस पे इम्प्यूटेशन कर रहे हैं। तो जब अगर यही लाइन है तो इसके आसपास तो वेरिएंस है ही नहीं, मतलब अगर यही लाइन है हमारी तो इसकी मीन वैल्यू अगेन एक बहुत ही मतलब थिन टाइप का जो स्प्रेड होगी, जो अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करेंगे तो वो काफी थिन टाइप का होगा, ठीक है। तो उस केस में अगेन हमारी वही प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या कि जो वेरिएंस है, जो डेटा का वेरिएंस है वो कम हो जाएगा, और डेटा का वेरिएंस कम हो गया तो मतलब क्या, मॉडल अच्छे से चीज़ों को नहीं सीख पाएगा, क्योंकि हम इसी लाइन के करस्पॉन्डिंग सारे पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। तो अगर सपोज 35 या 40% डेटा मिसिंग थे और इसी लाइन के करस्पॉन्डिंग हमने क्या कर दिया, डेटा सारे इम्प्यूट कर दिए, तो उस केस में क्या होगा, इसी सेंट्रल टेंडेंसी के आसपास, सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन वैल्यू, जब भी कहीं पर भी टर्म आए सेंट्रल टेंडेंसी तो उसका मतलब है मीन, ठीक है। तो हम इसी सेंट्रल टेंडेंसी के अराउंड अराउंड हम सारे डेटा को इम्प्यूट कर रहे हैं, तो वो इसी लाइन को हमेशा सीखेगा। अब जाहिर सी बात है इस लाइन के डेटा पॉइंट अगर ज़्यादा हो गए, ठीक है, मान लेते हैं ये हम ये लाइन हटाते हैं, ठीक है, और इस हम अपने डेटा को प्लॉट करते हैं, आपकी बात मतलब इम्प्यूटेशन करने के बाद हमारा डेटा कुछ कैसा दिखेगा ये हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी हम लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे क्योंकि अभी तो हमारी ट्रेनिंग बाकी, अभी तो इम्प्यूटेशन ही हम करेंगे ना, उसके बाद मॉडल की ट्रेनिंग करते हैं। ये तो इम्प्यूटेशन करने के लिए पहले मॉडल की ट्रेनिंग करी थी हमने, लेकिन फाइनल हमारा क्या है टारगेट, फाइनल जब इम्प्यूटेशन हो जाए फिर हम रिग्रेशन परफॉर्म करके किसी भी हाउस का प्रिडिक्शन, मतलब जैसा भी हमारा एग्जाम्पल है उस हिसाब से प्रिडिक्शन करेंगे। तो जब हम इम्प्यूटेशन कर चुके होंगे तो हमारा डेटा सेट देखना कुछ इस तरीके से होगा, इसी लाइन के करस्पॉन्डिंग हमारे जो डेटा पॉइंट होंगे वो ज़्यादा होंगे, अगर हमारा मिसिंग वैल्यू क्या हो गए, ज़्यादा हो गए तो, ठीक है। तो हमारा जो डेटा पॉइंट होंगे वो इसके आसपास होंगे, मतलब वेरिएंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेरिएंस में दो चार पॉइंट ही होंगे हमारे पास, मतलब लेस पॉइंट होंगे हमारे पास, और क्योंकि इम्प्यूटेशन हम लोगों ने इस सेंट्रल टेंडेंसी के करस्पॉन्डिंग किया हुआ है तो हमारी जो पॉइंट्स होंगे, जो मिसिंग पॉइंट होंगे वो इस तरीके से इम्प्यूट हो जाएंगे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है अगर इसमें हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल से ट्रेनिंग करेंगे तो बेस्ट लाइन कहाँ पर आएगी, जिससे हमने इम्प्यूटेशन किया था वही हमारी बेस्ट लाइन बन जाएगी। तो मॉडल ने सीखा क्या, मॉडल ने सीखा क्या, कुछ नहीं सीखा, है ना।
कि जिससे हमने इम्प्यूटेशन किया वही हमारी बेस्ट लाइन बन गई, तो मॉडल क्या सीखेगा? कुछ नहीं सीखेगा, है ना। तो मतलब अब यही है कि वेरिएंस अगर खत्म हो रहा है, वेरिएंसनेस या स्टैंडर्ड डेविएशन खत्म हो रहा है, तो उस केस में मॉडल को सीख नहीं पाएगा, क्योंकि वो इसी लाइन के आस पास ही सारी चीज़ों को मेजर करेगा। ये कुछ ऐसा है, देखो अ, इसको एक 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 एग्जांपल, छोटे से एग्जांपल से और समझते हैं। तो वेरिएंस होना भी जरूरी है, ये चीज अच्छी है कि मीन के आसपास वैल्यू रहे, ठीक है। वेरिएंस होना भी जरूरी है, अगर वेरिएंस नहीं होगा तो मॉडल जनरलाइज नहीं होगा, मॉडल जो है जनरलाइज नहीं होगा। फिर उसके लिए आपको मॉडल, अगर ऐसा डेटा है तो उसके लिए आपको अ, अगर देखा जाए तो आपको वो मॉडल की जरूरत नहीं, इफ एल्स कंडीशन, अगर हमारा डेटा इस तरीके से है तो इफ एल्स कंडीशन लगा दो, मॉडल ट्रेनिंग की क्या जरूरत है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर आपको पता है कि क्या कहते हैं फ्रंट इमेज, या जैसे अगर हमें डिजिट कैटेगराइजेशन करना है 1 और 2, ठीक है। अगर एक ही तरीके की सारी इमेजेस 1 की हैं और एक ही तरीके की इमेजेस 2 की भी हैं, तो उस केस में आपको मॉडल ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। बस क्या करना है, हर एक इमेज के पिक्सल वैल्यू कंपेयर करा लेंगे, अगर सारे पिक्सल वैल्यू कंप्लीट हो गए, एक जैसे हो गए, तो मतलब क्या ये 1 है। अगर सारे पिक्सल वैल्यू एक जैसे नहीं है तो भाई 2 होगा। तो उसके लिए इफ एल्स कंडीशन सफिशिएंट है, मॉडल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। दिक्कत कब आएगी, जैसे उसी 1 और 2 की बात करें, अगर सपोज सारे के सारे 1 कुछ इस तरीके से दिखते हैं, समझने की कोशिश करना, इधर से उधर हो जा रहा है लेकिन हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे 1 और 2, अब 1 और 2 सारे के सारे अगर इस तरीके से दिखते हैं, मतलब 1 की जितनी इमेजेस हैं वो सारी की सारी इस तरीके से दिखती हैं और 2 की सारी इस तरीके से दिखती हैं, तो हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन में हमें क्या करने की जरूरत है, बस इसके सारे पिक्सल पॉइंट मैच करा लें क्वारी इमेज से। अगर मैच कर रहे हैं सारे पिक्सल पॉइंट, तो भाई जाहिर सी बात है वो 1 होगा। लेकिन दिक्कत कब आएगी, एक 1 इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, एक 1 इस तरीके से दिख रहा है, एक 1 सपोज किसी ने टेढ़ा कर दिया, एक रोमन या दूसरे फॉन्ट में इस तरीके से है, तब यहाँ पर दिक्कत आएगी। तो इसी को वेरिएंसनेस बोलते हैं, ठीक है, कि वेरी कर रहा है ये डेटा, और जितना वेरी करेगा उतना ज़्यादा जनरलाइज होगा हमारा मॉडल, ठीक है। अगर एक ही इमेज हम सारी भेज देंगे तो इसको 1 कंसीडर कर लेगा, इसको 1 नहीं कंसीडर करेगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट को। तो इसीलिए जब हम मशीन लर्निंग का मॉडल को ट्रेन करते हैं तो कोशिश करते हैं जो वेरिएंस है वो ठीक ठाक हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं हो बहुत कम भी नहीं हो, ठीक है। तो ठीक ठाक वेरिएंस हम रखने की कोशिश करते हैं, ताकि मॉडल हमारा हर तरीके के 1 को पहचाने, इसको भी पहचाने, इसको भी पहचाने, इसको भी, हर किसी 1 को पहचाने। इसी तरीके से 2 कोई इस तरीके से लिखता है, ठीक है, ये भी 2 है। अब यहाँ पर पिक्सल बाय पिक्सल मैच नहीं कर सकते, कभी नहीं होगा ही नहीं पिक्सल बाय पिक्सल मैच, है ना, क्योंकि इसके पिक्सल वैल्यू अब चेंज हो गए, इसके पिक्सल वैल्यू अलग है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ये वेरी कर, जितना वेरिएट डेटा हम लोग मॉडल को देंगे उतना ज़्यादा वो सीखेगा। तो एक एग्जांपल और, छोटा सा और, वो शायद आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दे, ठीक है। हम लोग वेरिएंस घटा देते हैं, वेरिएंस ही खत्म करते हैं, ठीक है। एक सिंगल पॉइंट से मॉडल की ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। अगर सपोज हमारा ये एक सिंगल पॉइंट है और मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन होता है, तो कैसे हो सकता है, लाइन कहाँ पर होगी, कहीं पर भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, बेस्ट फिट तो अब कुछ भी होगा, ये भी हो सकती है ना। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो इसको ही सिर्फ सीख रहा है, ठीक है। तो कुछ भी मशीन लर्निंग मॉडल इस केस में, क्योंकि इसके पास वेरिएंस नहीं है, तो इसके इस केस में वो कुछ सीख नहीं पाएगा, ठीक है। अब सपोज क्वेरी में जो पॉइंट था वो यहाँ पर आ गया, अब इसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा इस लाइन पे, कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जब भी मशीन लर्निंग मॉडल को हम लोग ट्रेन करें, हमारे पास सफिशिएंट डेटा नहीं हो, वैरायटी ऑफ डेटा नहीं है, तो उस केस में हम वैरायटी ऐड करते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल में डेटा सेट में वैरायटी ऐड करते हैं। अब इसी पॉइंट के साथ अगर हमने सपोज एक पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दिया, तो अब सारी पॉसिबिलिटी खत्म, मतलब ये जो अभी ये पॉइंट हो रहे थे, ये सब अब नहीं, ये जो लाइनें हमारी ड्रॉ हो पा रही थी, अब ये लाइनें हमारे मॉडल से हट जाएंगी, ठीक है, ये सब लाइनें अब नहीं कंसीडर करी जाएंगी। कौन सी लाइन कंसीडर होगी, सिर्फ इस और इस पॉइंट के आसपास जो भी लाइन जाती है बस वो वाली। अब हाँ हम बता सकते हैं कि हाँ अगर यहाँ पर अब कोई पॉइंट आया तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, समझ रहे हो।
तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अभी जैसे जब हमारे पास सिर्फ एक सिंगल पॉइंट था, मतलब हमारी क्या थी, उसका मीन क्या होगा, उसका मीन वैल्यू क्या होगा, ये लाइन है और उसका मीन वैल्यू सिंगल एक ये होगा, और इसका जो कर्व होगा वो एकदम टोटली शार्प कर्व होगा, ठीक है, एकदम शार्प कर्व होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से समझ जाना, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस केस में भाई वो कुछ सीखेगा नहीं, जब तक हमारे पास वैरायटी ऑफ डेटा सेट नहीं है तब तक मशीन लर्निंग मॉडल नहीं सीख पाता है। इसीलिए रिग्रेशन के केस में जब रिग्रेशन से इम्प्यूटेशन करते हैं तो उस केस में वो सेंट्रल टेंडेंसी इस मॉडल की जो ट्रेंड मॉडल है उसके सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ हमारा शिफ्ट कर जाता है मॉडल, ठीक है, और वेरिएंस हमारा घट जाता है। तो जब वेरिएंस घट गया तो मॉडल सीख नहीं पाएगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस जो हम लोगों ने हम लोग जो इम्प्यूटेशन कर रहे हैं उसमें एक नॉइस ऐड करते हैं ताकि वेरिएंस बना रहे। क्या ऐड करेंगे, नॉइस ऐड करेंगे, ठीक है। नॉइस कैसे ऐड करेंगे, ये जो पॉइंट यहाँ पर हमारे निकल के आ रहे थे इनको हम लोग यहाँ पर प्लॉट ना करके इसमें कुछ नॉइस मतलब कुछ एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड वैल्यू ऐड करके तब ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर नहीं, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट यहाँ ड्रॉ होने वाला था हो सकता है यहाँ पर ड्रॉ हो, और यहाँ पर ये जो पॉइंट यहाँ ड्रॉ होने वाला था हो सकता है यहाँ पर ड्रॉ हो, ये वाला पॉइंट जो यहाँ पर ड्रॉ है वो हो सकता है यहाँ पर ड्रॉ हो। तो कुछ हम लोग इसमें थोड़ी सी नॉइस ऐड करेंगे। ये जो हम लोग स्ट्रेट जो इम्प्यूटेशन कर रहे हैं, स्ट्रेट इम्प्यूटेशन ना करके क्या करेंगे, जो भी हमारे इम्प्यूटेड डेटा आया है उसमें थोड़ी सी नॉइस ऐड कर देंगे जिससे जो वेरिएंस है वो बना रहेगा, डेटा सेट का जो वेरिएंस है वो बना रहेगा, वो किसी एक पर्टिकुलर मीन की तरफ शिफ्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब डेटा होगा तो हमें सीखने में फिर आसानी होगी, मॉडल को सीखने में आसानी होगी, ठीक है। तो वही चीज़ अब हम लोग देखने जा रहे हैं। कल हम लोग रिग्रेशन से इम्प्यूटेशन देखा था, अब हम लोग देखेंगे रिग्रेशन में इम्प्यूटेशन के बाद नॉइस कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली नॉइस कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद कोडिंग देखते हैं। कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है, हम लोग क्या करते हैं कि इन जनरल क्या करते हैं, जो हमारा डेटा सेट होता है उसमें हम क्या करते हैं, कुछ डेटा से ट्रेनिंग करते हैं, थोड़ा सा डेटा बचा के रखते हैं ताकि हम लोग जो ट्रेंड मॉडल है उसको टेस्ट कर सकें अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग कुछ पॉइंट्स को क्या करेंगे, रिजर्व कर लेते हैं बाद के लिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये डेटा सेट था, और इसमें हम कुछ पॉइंट्स ये अब ये सब मान के चलो ये अभी हमारा नया ग्राफ है, इसमें अभी मिसिंग वैल्यू जो है अभी हमने इम्प्यूटेशन नहीं किया है, ठीक है। हमें दोबारा ना ड्रॉ करना पड़े इसलिए हम कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा डेटा सेट है जिसमें जो भी अवेलेबल पॉइंट्स है उनको हम लोगों ने प्लॉट कर दिया है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, रिजर्व करके रखेंगे ताकि हम मॉडल की टेस्टिंग कर सकें, ठीक है। मॉडल को टेस्ट करें इन पॉइंट पे कि वो सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं, इन पॉइंट के लिए सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जब हमारे इन पॉइंट के लिए ये जो पॉइंट ऑलरेडी हैं जिनसे हम ट्रेन करने जा रहे हैं, जो ये दिख रहे हैं, ठीक है, इनसे जब ट्रेन करेंगे तो इसी तरीके से एक लाइन मिलेगी, है ना। अब हम इसके लिए क्वेरी करेंगे, इसकी एक्स वैल्यू के लिए वाई वैल्यू क्या आई है। तो इसकी एक्स वैल्यू के लिए वाई वैल्यू क्या आएगी, कुछ इस लाइन पे यहाँ पर आएगी, है ना। तो इसकी जो एक्चुअल वाई वैल्यू है, एक्चुअल वाई वैल्यू इस पॉइंट की क्या है, ये है। और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो क्या होगी, ये होगी, क्योंकि ये लाइन है, इसी लाइन पे हम लोग कंप्यूट करेंगे प्रिडिक्टेड वैल्यू, है ना। तो एक्चुअल वाई वैल्यू थी ये, और प्रिडिक्ट क्या हुई ये। इसी तरीके से इस पॉइंट की एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये, और एक्चुअल वैल्यू कुछ ये है, और प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या होगी, इस लाइन पे होगी प्रिडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। मतलब इस लाइन से जो परपेंडिकुलर डालेंगे वो, ठीक है। तो इस केस में देखो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू कम हो गई है, ठीक है, और इस केस में प्रिडिक्टेड वैल्यू जो एक्चुअल थी उससे ज़्यादा हो गई। उसी तरीके से इस पॉइंट के लिए प्रिडिक्टेड वैल्यू कुछ ये है, सॉरी प्रिडिक्टेड करें, एक्चुअल वैल्यू कुछ ये है, और प्रिडिक्टेड क्या होगी, इस लाइन पे जो पॉइंट होगा वहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जब मॉडल हमारा ट्रेन हो जाता है, पूरा कंप्लीट ट्रेन हो जाता है, तो उसके बाद हम हर एक पॉइंट के लिए प्रिडिक्टेड वैल्यू निकालते हैं। अब प्रिडिक्टेड वैल्यू निकालने के बाद
प्रिडिक्टेड वैल्यू निकालने के बाद हम लोग टोटल एरर फाइंड आउट करते हैं कि जो एक्चुअल वैल्यू थी और प्रिडिक्टेड वैल्यू उसमें कितना का डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग जो एक्चुअल वैल्यू है उससे घटाएंगे क्या, प्रिडिक्टेड वैल्यू। इसी तरीके से यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू प्रिडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। तो जब हर एक पॉइंट के लिए ऐसा कर लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू जैसे यहाँ पर कभी कम आएगा कभी ज़्यादा कभी कम, मतलब कभी पॉजिटिव वैल्यू होगी कभी निगेटिव वैल्यू। तो एरर है, पॉजिटिव और निगेटिव क्या, उसको तो हमें सम ही करना पड़ेगा। तो निगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, सारे एरर को एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल जो हमारा सम होगा वो हमारी क्या होती है, बेसिकली क्योंकि हम लोग निगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर रहे हैं, तो अगेन जैसे हम लोगों ने वेरिएंस में देखा था स्क्वायर किया था, वैसे यहाँ पर भी स्क्वायर करते हैं तो मीन स्क्वायर्ड एरर बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं मीन स्क्वायर एरर। तो रिग्रेशन के केस में हम लोग कैसे ये कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग फिर से देखेंगे, बट फिलहाल अभी ओवरऑल इतना समझ लीजिए कि जो एक्चुअल वैल्यू है और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है उसमें से जो डिफरेंस निकल के आता है किसी तरीके से उसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। और इन हर एक पॉइंट के लिए हम लोग अगेन डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसके बीच का डिफरेंस, मतलब इस पॉइंट के लिए कितने का डिफरेंस है, फिर इसके लिए कितने का डिफरेंस है, इसके लिए कितने का डिफरेंस है, तो हर एक पॉइंट के लिए हमें एरर निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो उससे हम लोग एक डेटा सेट बना सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट के लिए क्या हमारे, मतलब फर्स्ट पॉइंट में कितनी एरर है, ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट में कितनी एरर है, थर्ड पॉइंट के प्रिडिक्शन में कितनी एरर है, फोर्थ पॉइंट के प्रिडिक्शन कितनी एरर है। इस तरीके से हम लोग एक डेटा सेट बना के उसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग प्लॉट करेंगे तो अगेन उसका भी कुछ मीन होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जब हम लोग देखेंगे तो उसका भी कुछ मीन होगा, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर डेटा सेट, मतलब ये जो एरर निकल के आई है उस एरर का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों को याद होगा, वेरिएंस का स्क्वायर रूट क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। तो उसी स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या, जो टोटल स्टैंडर्ड एरर है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम लोग निकालेंगे तो ओवरऑल निकल के आएगा। जैसे इसकी कुछ एरर हुई, इसकी कुछ एरर हुई, इसकी कुछ एरर हुई, तो ऑन एन एवरेज कितनी एरर आ रही है हर एक पॉइंट में, ऑन एन एवरेज कितनी एरर आ रही है हर एक पॉइंट के लिए, एग्जैक्टली हम लोग वही निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। और वही एरर का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, नॉइस ऐड करेंगे, ठीक है। वही एरर का यूज करके हम लोग अपने जो इम्प्यूटेशन करने जा रहे हैं वो नॉइस ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमें इतना समझ में आ गया कि हर एक पॉइंट का एरर निकालने के बाद हम लोग जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उस स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू का यूज करेंगे इम्प्यूटेशन का, जो हमारी जो वेरिएंस घट रहा था उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो पॉइंट, सपोज मिसिंग पॉइंट हमारा कोई यहाँ पर था, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पर प्रिडिक्ट हुई थी, ठीक है। अब मिसिंग वैल्यू पे आए हैं, ठीक है। तो ये हमारा मिसिंग पॉइंट था x, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें y वैल्यू प्रिडिक्ट करनी थी, इसके करस्पॉन्डिंग y वैल्यू प्रिडिक्ट करके y की वैल्यू इंप्यूट करनी थी, ठीक है। तो जब यहाँ पर इस पॉइंट का प्रिडिक्शन हुआ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली ये वैल्यू ऐड ना करके क्या करेंगे, ये जो पॉइंट आया है ये पॉइंट, ठीक है, इसमें हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो कैलकुलेट किया था वो ऐड कर देंगे। तो ये पॉइंट यहाँ ना ड्रॉ के इसके आसपास ड्रॉ होगा, सपोज यहाँ पर ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन होगा वो अब इस पर्टिकुलर सेंट्रल टेंडेंसी के एकदम एग्जैक्टली इस पे नहीं होगा, इसके आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हमारा इस लाइन पे ड्रॉ होने वाला था वो इसके आसपास होगा, तो इससे वेरिएंसनेस बनी रहेगी, ठीक है। डेटा हमारा वैरायटी का रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी वैल्यू जो भी प्रिडिक्टेड होगी वही हम उसमें ड्रॉ कर देंगे, किस सॉरी इंप्यूट कर देंगे डेटा सेट में, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी वेरिएंस घट रहा था उसको मेंटेन कर ले जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से देखते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमें इम्प्यूटेशन करना था किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को, तो उसको हमने क्या बनाया, टारगेट क्लास, ठीक है। टारगेट क्लास बनाने के बाद रिग्रेशन के केस में हम लोग क्या करेंगे, मॉडल ट्रेन करेंगे, और जो हमारी एरर निकल के आएगी मॉडल ट्रेन करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे, जो हमारी एक्चुअल एरर निकल के आएगी उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उसका मतलब जो एरर आएगी उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। फिर
एक एक करके जो नैन वैल्यू थी उसके लिए प्रिडिक्शन शुरू करेंगे। ठीक है, प्रिडिक्ट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी प्रिडिक्शन में उसमें हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू ऐड कर देंगे, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू ऐड कर देंगे, तो जिससे हमारा जो सेंट्रल टेंडेंसी के आसपास जो हमारे डेटा पॉइंट प्लॉट हो रहे थे अब वहां पर ना प्लॉट होके थोड़ा सा स्प्रेड हो जाएंगे। ठीक है, फैल जाएंगे। ठीक, तो जिसकी वजह से हमारा जो वेरिएंस है बना रहेगा और बायसनेस भी मेंटेन रहेगी। ठीक है, मतलब बायसनेस का यहाँ से बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं है, बस यहाँ पर मेन फोकस करना वेरिएंस पे, वेरिएंस बना रहे हैं। ठीक, तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो पूछ सकते हो, क्या नहीं समझ में आया पूछ सकते हो, जी अदरवाइज हम सर। लोग कोड देखते हैं। आ गया समझ में? सर आपने नॉइस बोला, कुछ नॉइस का ना, हाँ, वो तो एग्जैक्टली मीनिंग exactly, क्या होता है? ये जो स्टैंडर्ड तो डेविएशन हम लोग ऐड कर रहे हैं वही नॉइस है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग ऐड कर रहे हैं उसको कहीं कहीं आप लोग जब पढ़ोगे मशीन लर्निंग या कहीं पर भी देखोगे, जैसे कुछ कोड वगैरह कर सर्च करोगे, तो ये जो ऐड करा जा रहा है वो एग्जैक्टली हमारे डेटा पॉइंट के लिए नॉइस है। जो एक्चुअल प्रिडिक्शन तो ये होना चाहिए था, लेकिन हम लोग प्रिडिक्ट क्या कर रहे हैं यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये एग्जैक्टली ये नॉइस है। ये क्या है? नॉइस है। इसमें कुछ नॉइस आप ऐड करें जिससे वेरिएंस बना रहे हैं। ठीक है, समझ गए? हेलो? तो सर इसका सर मशीन लर्निंग मॉडल पे सर कोई इफेक्ट तो होता होगा ना इसका? मशीन लर्निंग मॉडल अभी ही अच्छा होगा। ठीक है, नॉइस कभी कभी जानबूझ के ऐड करी जाती है, कभी कभी नॉइस को हटाया जाता है। ठीक है, अब जैसे अब पॉइंट हमारा यहाँ पर प्लॉट है तो ये कुछ ज़्यादा ही नॉइस है। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही नॉइस है, इसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। सॉरी, इस पॉइंट को हम लोग ट्रेनिंग के लिए कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही नॉइस है। इसको इसको अगर हम लोग ट्रेन करेंगे तो मॉडल कहीं फिट नहीं होने वाला। जैसे अगर इस तरीके की दो चार नॉइस और आ गई तो हमारी ये बेस्ट लाइन मिलने वाली नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अगर नॉइस आ गई तो ये नहीं मिलने वाली। ये नॉइस कंसिडरेबल है, यहाँ से यहाँ हमने शिफ्ट किया, ये कंसिडरेबल है। ठीक है, बट ये सब नॉइस कंसिडरेबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की नॉइस जानबूझ के ऐड करी जाती ताकि वेरिएंस हमारा बना रहे, और इस तरीके नॉइस को रिमूव किया। ये एग्जैक्टली आउटलायर्स हैं, इनको आपको नहीं देखना, ये आउटलायर्स हैं। ठीक है, इनको आपको डिलीट करना है। ये आउटलायर में नहीं, जब आप इम्प्यूटेशन एक बार करेंगे तो डेटा एक बार बॉक्स प्लॉट आपको प्लॉट करके देखना है इम्प्यूटेशन करने के बाद। तो अगर ये आपको दिख रही है कि आउटलायर्स में आ रही है तो उनको रिमूव करना है। अभी वो भी हम लोग करेंगे, कैसे बॉक्स प्लॉट करके एनालिसिस करते हैं कि हम लोगों ने इम्प्यूटेशन जो किया वो सही किया है कि नहीं किया है। ऐसा तो नहीं कि वो आउटलायर से इम्प्यूट कर दिया, वो भी हम लोग देखेंगे, परेशान नहीं होना। ठीक है, ये आउटलायर में हो जाएंगे, जितने भी आउटसाइड होंगे बहुत ज़्यादा फार अवे होंगे। सर बोला। हाँ बोलो। सर हम जब स्टैंडर्ड डेविएशन उसमें ऐड, तो वो एक ही साइड ऐड होगा कि हम रैंडमली कहीं पर भी ऐड कर, हमें ऐड करना चाहिए? अगर हम एक ही साइड ऐड करेंगे तो नहीं, एक ही फिर साइड से नहीं, जब आप प्रिडिक्शन फिर वो हम करोगे, ना। हाँ बताते हैं, जब प्रिडिक्शन आप करोगे, ठीक है, तो माइट भी चांस चांस है कि लाइन के इस पार उस पार आपको वैल्यू मिलेगी। स्टैंडर्ड डेविएशन में आ, आप लोगों ने इस तरीके से देखा है ना, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों तरफ होता है। ठीक है, दोनों तरफ होता है ना? ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, हाँ सर, है ना? तो वही उसके पॉइंट था। पॉजिटिव हाँ सर, निगेटिव दोनों लेकिन लेके मैं पूछ करेंगे। रहा हूँ कि अगर ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन वन साइड, नहीं नहीं, दोनों लेके चलना है, एक तरफ करोगे तो फिर अगर अगेन हमारा वो। स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ ठीक है, ठीक है, हम समझ हाँ रहे हैं। वही पूछ लेकिन रहा हूँ दोनों सर। चीजें लेके चलना पड़ेगा, और एक एक तरफ भी लेके चलोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसका रीजन है क्या होगा कि आपका पॉइंट, सब मान लेते हैं कि आपके पॉइंट कुछ एक ही तरफ, मान लीजिए आपने प्लॉट कर दिए एक ही तरफ, नो इश्यू, कोई इश्यू नहीं। आपके तो नया बना लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक, आपके पॉइंट मान लीजिए इस तरफ हो गए सारे के सारे, तो आपका जो मॉडल ट्रेन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये लाइन इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, बट बेहतर यह है कि आप दोनों तरफ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो बस हमारा ये क्या होगा, स्लोप एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बट हाँ कोशिश यही करनी कि दोनों तरफ लेके आप लोग चलोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली हम लोग इम्प्यूटेशन कर रहे हैं, मॉडल की ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इम्प्यूटेशन कर रहे हैं। तो माइट भी चांस है जो आप लोग
सपोज किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में वैल्यू निगेटिव में थी, उसमें पॉजिटिव ऐड करोगे तो भी वो निगेटिव में ही रहेगा। मतलब कुछ सम अमाउंट अगर पॉजिटिव में ऐड करें तो वो निगेटिव में, सपोज निगेटिव में अगर बड़ा नंबर है तो, है ना। तो इम्प्यूटेशन आप कर रहे हो तो हो सकता है निगेटिव वैल्यू निगेटिव ही रहे स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड करने के बाद भी, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा माइंड में, जैसे इम्प्यूटेशन हमने किया और नॉइस ऐड करने से पहले उसकी वैल्यू थी -0.5, ठीक है। अब उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन पॉइंट अगर हमने 1 ऐड किया तो भी वो निगेटिव वैल्यू ही रहेगी, -0.4, ठीक है। तो उससे नहीं घबराना है, उससे नहीं घबराना, वो अपने आप मेंटेन हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। वो उसकी प्रॉपर्टी में ही आता, वो चीज़ें अपने आप मेंटेन हो जाएंगी। बट आपको नॉइस ऐड करनी, बस इस चीज़ को माइंड में रखना है, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सर हम वेरिएंस सॉरी, फिर से बोलना। वेरिएंस वेरिएंस क्यों मेंटेन कर रहे हैं सर आप? वेरिएंस अभी हमने बताया ना कि अगर अ, उस समय थे नहीं क्या, वेरिएंस हमने बताया, हाँ सर, जैसे अगर अपन अ, अगर अ, आपको 1 और 2 डिजिट के बीच में क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। तो अगर सपोज एक वन इस तरीके, सारी इमेजेस आप अगर इस तरीके की भेज दी अगर, ठीक है, वन की सारी इमेज इस तरीके की, टू की सारी इस तरीके की, तो अगर हमने सपोज एक वन इस तरीके का पहचानने के लिए दिया मॉडल को, ठीक है, तो वो इसको नहीं पहचान पाएगा, या इसको बिल्कुल नहीं पहचान पाएगा कि ये वन है, ये वन है, इसको नहीं पहचान पाएगा। तो वैरायटी मेंटेन, वेरिएंस और वैरायटी मेंटेन करनी पड़ेगी। वन इस तरीके का भी हो सकता है, इस तरीके का भी हो सकता है, इस तरीके का भी हो सकता है, टू इस तरीके का भी हो सकता है, और टू इस तरीके का भी हो सकता है, और टू इस तरीके से भी हो सकता है, टू इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब टू है। तो अगर ये वैरायटी मेंटेन नहीं करोगे तो सिर्फ इसके बारे में सीखेगा मॉडल, और इनके बारे में नहीं सीखेगा, इनको मिस क्लासीफाई कर देगा, ठीक है। तो वेरिएंस मेंटेन करना जरूरी है। हाँ सर, मतलब ज्यादा एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करनी है, थोड़ा सा नॉइज भी होना चाहिए उसमें। इसका मतलब है जनरलाइजेशन, मॉडल को जनरलाइज करते हैं हम लोग। जनरलाइज का मतलब क्या है कि हर तरीके के इनपुट पे वो एक सही आंसर दे। जनरलाइज का मतलब किसी भी, कोई भी रैंडम इनपुट उठाया उस पे एटलीस्ट सही आंसर दे, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस सही आंसर दे, ठीक है। क्योंकि इस केस में तो वो सही, सपोज ये और ये इमेज दी, इस केस में वो सही दे, इस तरीके के जितने भी इनपुट दिए जाएंगे वो उसमें सही देगा, इस केस में गलत दे देगा, इस केस में गलत देगा। तो ये गलत चीज है ना, वन तो ये भी है, वन तो ये भी है। तो अगर इन लोग को नहीं पहचान पा रहा तो गलत है मॉडल, है ना। तो अगर हमने जब उसे बताया ही नहीं कि ये भी वन है तो वो पहचानेगा कैसे, तो उसे बताना पड़ेगा ना, एटलीस्ट एक इमेज तो उसको ऐसी सेंड करो, तो ऐसी 100 इमेज वो पहचान जाएगा, लेकिन एक भी नहीं सेंड करोगे तो कहाँ से पहचानेगा, है ना। तो वैरायटी मेंटेन करना पड़ता है, डाइवर्सिटी जो है डेटा सेट में वो मेंटेन करनी रहती है, ठीक है। अगर मेंटेन नहीं करोगे डाइवर्सिटी तो मॉडल जो है ओवर फिट हो जाएगा, एग्जैक्टली इसको बोलते हैं ओवर फिटिंग बोलते हैं। अभी हम लोगों को इस चीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। वैरायटी मेंटेन नहीं करोगे डेटा ओवर फिट हो जाएगा, ठीक है। ओवर फिट का मतलब फिर आपका सही रिजल्ट नहीं, जनरलाइज नहीं होगा, आपके जो करंट डेटा सेट है उसके लिए सही रिजल्ट देगा, और अगर बाहर से कोई और इनपुट दे दिया उसमें तो उस केस में वो गलत रिजल्ट दे देगा, ठीक है। आप अपने डेटा सेट पे जब चेक करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, किसी और दूसरे डेटा सेट पे चेक करोगे तो रिजल्ट बेकार आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपके डेटा सेट में यही सारी इमेजेस वन की हैं, तो इस केस में अच्छा दे देगा, कोई एक पर्टिकुलर दूसरा बंदा आया उसने ये इमेज दे दी, खत्म, मॉडल खत्म, किसी काम का नहीं रह गया, है ना। तो वैरायटी मेंटेन करना पड़ता है ताकि वो अपने डेटा सेट पे भी काम करे और रियल लाइफ डेटा सेट जो भी है चल रहे हैं उस पर भी अच्छा काम करे। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ हम उसे सिखा दें, एक ही चीज़ सिखाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएगा फिर। ये हमारा मोटो है ही नहीं, अगर एक ही चीज़ सिखानी तो सिंपल इफ एल्स लगाओ ना, मॉडल क्यों ट्रेन कर रहे हैं। मॉडल ट्रेन करने की जरूरत ही क्या है, पिक्सल बाय पिक्सल वैल्यू मैच कर लो, खत्म कहानी, है ना। जनरलाइज करने का मतलब हर तरीके की चीजों को पहचान सके। अगर हम 10 कार की इमेजेस भेज रहे हैं और दूसरी एक 11 नंबर की कार की इमेज भेजें तो वो पहचान सके ये कार है, एटलीस्ट इतना समझ जाए कि ये कार है, उसको बस ना क्लासिफाई कर दे। अगर हमने जैसे उसको मारुति की भी एक कार दे दी, फोटो फोर्ड की दे दी, ठीक है, फिर उसके बाद निशान की दे दी, 10 कार की अगर हम लोगों ने इमेजेस भेजी और फिर उसके बाद एक नई कैटेगरी की अगर इमेज भेजेंगे, सपोज अब की बार हमने
मर्सिडीज की दी, पहले मर्सिडीज की नहीं दी, तो वो इतना तो पहचान जाए कि ये कार है। मर्सिडीज भले नहीं पहचानेगा, इतना पहचान जाएगा कार है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ मारुति की भेज देंगे उसको, तो वो कभी नहीं पहचान पाएगा कि दूसरी भी एक कार ही है। समझ रहे हो ना? चीजों को समझने की कोशिश करो कि मॉडल को जनरलाइज होना चाहिए, स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ स्ट्रिक्टनेस है कि ऐसा अगर इमेज है तो ही डेटा वो है, मतलब क्या है, वन है, अदरवाइज नहीं है। तो स्ट्रिक्ट नहीं करना होता है। मशीन लर्निंग मॉडल इसलिए ट्रेन ही किया जाता है कि वो हर तरीके के रिजल्ट पे खरा उतरे। अगर स्ट्रिक्टनेस करनी तो स्ट्रिक्टनेस के लिए सिंपल इफ एल्स कंडीशन है। स्ट्रिक्टनेस के लिए सिंपल इफ एल्स लगाओ, मॉडल की जरूरत नहीं। खत्म कहानी। मतलब अगर फ्रंट से आपकी इमेज दे दी आप मॉडल को, ठीक है, सिर्फ फ्रंट की इमेज दे दी, आपके चेहरे की फ्रंट की इमेज दे दी और दूसरे एंगल से नहीं दी, तो फ्रंट से तो पहचान जाएगा, साइड से नहीं पहचानेगा, है ना? तो ये दिक्कत आ जाएगी, जनरलाइज नहीं हुआ है आपका मॉडल, है ना? तो आपको हर एक एंगल से इमेज देनी है। तो उसके अलावा भी अगर कोई एंगल बनता है, जैसे आपने 10 डिग्री से फोटो खींचा, फ्रंट से खींचा, फिर 10 डिग्री मूव किया, फिर खींचा, फिर 20 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 50 डिग्री, 60, 70, मतलब इस तरीके से 100 डिग्री तक, सॉरी 360 डिग्री तक फोटो खींच के आपने मॉडल को भेज दी, ठीक है। तो मॉडल माइट भी चांस है कि 15% वाले को भी पहचान ले। 15 डिग्री वाले को आपने 10 की दी थी, 20 की दी थी, तब उससे ये फीचर एक्सट्रैक्ट करके 15 वाले को भी पहचान लेगा। लेकिन आपने एक बार सारे के सारे 10 की दे दी, तो 15 या 20 वाले को तो पहचानने का चांस ही खत्म, ठीक है। वो मीडिएट चीज को पहचान लेगा, ठीक है। जैसे आपने, ये हमारा सिंपल सा फंडा कि अगर आपने इस तरीके से चीजें सेंड कर दी, ठीक है, तो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल सिर्फ और सिर्फ इसे सीखेगा, ये एक लाइन, बस, ठीक है। अब इसके बाद इस पॉइंट के लिए डायलेमा, इस पॉइंट के लिए डायलेमा, इस पॉइंट के लिए डायलेमा। अब सपोज क्वेरी पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया, सब डायलेमा, ठीक है, नहीं सीख पाएगा। जनरलाइज का मतलब आपने पहले से ये सारे पॉइंट ड्रॉ करके मॉडल को दिए, तब जाके मॉडल ट्रेन हुआ तो उसने ये लाइन ड्रॉ करी है। अब वो जनरलाइज होगा, कोई भी पॉइंट आप दोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग वो कोई ना कोई ठीक ठाक वैल्यू प्रिडिक्ट करके हमें दे देगा, ठीक है। अगर आपने जनरलाइज डेटा नहीं सेंड किया तो उस केस में दिक्कत होगी। जनरलाइज मतलब वैरायटी ऑफ डेटा नहीं सेंड किया तो दिक्कत होगी। तो अगर स्टिल अभी कंफ्यूजन है कि वेरिएंस क्यों ऐड किया जा रहा है, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाएगा आपसे इंटरव्यू में, वेरिएंस और बायसनेस क्यों, वेरिएंस बढ़ाने के लिए नॉइस क्यों ऐड करी जाती है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पे है। नहीं समझ में आया कोई इशू नहीं है, बस इम्प्यूटेशन समझ में आ गया है तो ठीक है, क्योंकि बायसनेस और वेरिएंस के बारे में अभी हम लोग को कम से कम एक लेक्चर पूरा देना है, ठीक है, वेरिएंस और बायसनेस के बारे में, ठीक। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मशीन लर्निंग की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग क्या करते हैं कि एक ही तरीके का डेटा सोचते हैं, सेंड करके हमारा काम चल जाएगा, और यही सबसे बड़ी गलती होती है मशीन लर्निंग मॉडल में। जो लोग सोचते हैं कि जो मीन के आसपास वैल्यू अगर हमारी है तो मॉडल अच्छा ट्रेन होगा, यही सबसे बड़ी गलती है। उस केस में आपका जनरलाइज नहीं होता है मॉडल, और दूसरे मतलब इन जनरल जो टेस्ट डेटा सेट है उसके इसमें रिजल्ट गलत आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को माइंड में रखना, वैरायटी मेंटेन करनी है, जो हमारे डेटा सेट पॉइंट हैं, डेटा पॉइंट्स हैं, वैरायटी मेंटेन करनी। वैरायटी अगर नहीं मेंटेन, वैरायटी में भी एक लिमिट तक मेंटेन करनी है, हम बार बार कर रहे हैं, लिमिट तक मेंटेन करनी है। वैरायटी ये वाली नहीं चलेगी, ये कुछ पॉइंट है फिर उसके बाद एक पॉइंट यहाँ, इतनी वैरायटी कर दी, तो इसमें फिट कैसे होगी लाइन? ये चीज़ सोचो कि ये वाली लाइन फिट कभी हो पाएगी, इन सभी डेटा पॉइंट को कवर कर पाएगी? कभी नहीं। एरर ही इतनी ज़्यादा होगी यहाँ से यहाँ तक कि जब हम लोग एरर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो एरर इतनी ज़्यादा आएगी कि मॉडल की एक्यूरेसी बताएगा कि 10%, 15%। तो वैरायटी इतना भी नहीं करना है। बेसिकली ये वैरायटी नहीं है, ये इसको हम लोग जो जो हमारे मेन डेटा पॉइंट है उनसे बहुत ज़्यादा दूर हो गया अगर ये पॉइंट, तो ये वैरायटी नहीं, ये आउटलायर बन गए फिर। आउटलायर मतलब जैसे 100 सॉरी क्या, जैसे एज एक कॉलम एक फीचर है, उसमें 0 to 100 तो चलेगी एज, अब किसी ने 1000 ऐड कर दी तो वैरायटी नहीं है, वो आउटलायर है, किसी की एज 1000 थोड़ी हो सकती है, 100 तक ही जिएगा ना मैक्सिमम। तो वैरायटी ऐड करने के चक्कर में अगर 1000 ऐड कर दिया, है ना, तो फिर तो खत्म, कहानी खत्म, है ना। तो मॉडल मॉडल क्या, फिर तो सेंस ही खत्म हो गया, ठीक है। तो वैरायटी मेंटेन करिए,
लेकिन इतना भी नहीं करिए कि वो आउटलायर बन जाए जो आप वैरायटी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एक एक पर्टिकुलर रेशियो में आप लोग को रखनी पड़ती है। और ये रेशियो कैसे कैलकुलेशन होगा? डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, जिस डेटा सेट पे आप काम कर रहे हो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए कि हम कितना नॉइस ऐड कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि इसमें इतना कर देंगे, इसमें इतना नहीं। जो डेटा सेट है उसको पहचानो, हर एक फीचर को पहचानो, उस फीचर का लिमिट आपको खुद सेट करना पड़ेगा। इस फीचर की जो वैल्यू है वो इसके इसके बीच में ही हो सकती है, इससे ज़्यादा गई तो आउटलायर, इससे कम गई तो फिर मीन के आसपास एकदम अगर कर दिया तो भी दिक्कत है, ठीक है। तो आई होप अभी क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो देखेंगे इसको आगे, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं, अच्छा बताओ। हाँ सर, वो बोल रहे हैं। नहीं हुआ तो हाँ सर। जी सर। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे लेकिन उसको। सर ये थोड़ा सा जो नॉइस का, हाँ, नॉइस का थोड़ा सा नॉइस में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब पूछो ना, क्यों पूछो। ऐड करते हैं, मतलब उसके पीछे का रीजन। और आ, नहीं किया है तो नहीं किया है तो क्या होगा? फिर हम वही एग्जांपल एक बार फिर से हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। क्यों नॉइस ऐड करते सर हैं। हम्म। सर मैं पता सर थोड़ा, हाँ बताओ बताओ। आ, मैं अपने मराठी लैंग्वेज में बता देता हूँ, सिंपल नहीं में। नहीं, फिर समझ में नहीं आएगा हमें, ठीक है। हिंदी में। अरे बिशप कैसे खेला है? हाँ, हिंदी में ठीक है हिंदी मैं बताता हूँ। हिंदी में बताता हूँ। ठीक है। एक्चुअली क्या किया है कि हमने एक स्लोप जो डिजाइन किया है, वो स्लोप हमारे लिए रेफरेंस है टोटल डाटा के। हम उसके इर्द गिर्द और डाटा फिट करें, पर्पसली फिट करें, क्योंकि जितना हम उससे ज्यादा डाटा इंफॉर्मेशन इनको प्रोवाइड करेंगे कि इसको इस तरीके से देखो, इस पॉइंट को इस तरीके से देखो, तो उतना अच्छा वो समझ पाएगा कि किसी एक पॉइंट हम उसको एक्स्ट्रा कोई नया पॉइंट दे दे, तो वो उस एक पॉइंट को जितना हमने उसको ट्रेन किया है उस सभी टाइप से वो उसको देख पाएगा। जितना वो जितना ज्यादा उस पॉइंट के लिए वो एफर्ट्स देगा, मतलब यहाँ वहां से इंफॉर्मेशन ढूंढ के एफर्ट्स देगा, उतना हमें डाटा एक्यूरेट मिलेगा। सो उससे उस वजह से कोई पर्सन कोई भी किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन और डाटा हमें वहां पर प्रोवाइड करे, तो हमारे एक्यूरेसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम थोड़ा उस स्लोप में जो स्लोप है उस स्लोप के इर्द गिर्द थोड़ा नॉइस प्लस माइनस में ऐड कर देते हैं कि जैसे कि मॉडल ज्यादा से ज्यादा ट्रेन हो, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना सीखे, इसलिए हम थोड़ा नॉइज ऐड करते हैं। नॉइज ऐड करने का ज्यादा मतलब वो उसका पॉइंट यही है, जितना ज्यादा वेरिएशन जितना ज्यादा हम उसको प्रैक्टिकल करने के लिए पॉइंट देंगे उतना ज्यादा वो उस इंफॉर्मेशन को डेवलप कर नया जो इंफॉर्मेशन उसको देंगे। अभी जो नॉइज ऐड करके इंफॉर्मेशन देते हैं उसको ट्रेन करते हैं कि इस पॉइंट को इस तरीके से समझो, तो बाद में हम जब कोई नया डाटा वहाँ पर ऐड कर देंगे, तब वो उसी सभी स्लोप की इंफॉर्मेशन पकड़ के भी नॉइज की इंफॉर्मेशन दोनों को पकड़ के टोटल इसको इंफॉर्मेशन लेके जो हमने एक्स्ट्रा नया वाला डाटा दिया है उस डाटा पर अप्लाई करेगा, और उस डाटा को वो कहाँ पर है, उस डाटा क्या है, उसको वो अच्छे से समझ पाए। इसलिए हम ये सब अभी इतना जो हुआ है उसका मीनिंग सिर्फ इतना है कि हम इसके लिए ये सब करते हैं, राइट ना सर? एकदम सही। समझ में आ गया, एकदम सही समझ में आया। इसको एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। ऋषभ एक बार फिर से देखते हैं। हम सिंपल, एकदम सिंपल ठीक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। सपोज हमारे पास जो डेटा सेट है उसमें सिर्फ हम 2 पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। सिंपल 2 पॉइंट, ठीक। एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब इसमें जब हम लोग फिटिंग करेंगे, मतलब मॉडल फिटिंग करेंगे, तो हमारा कुछ जो लाइन होगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, है ना। कुछ एकदम इनसे क्लोज फिट होते हुए, ठीक है। अ, अब इस केस में अगर हमारा जो क्वेरी पॉइंट आया वो कुछ यहाँ पर आ गया, ठीक है। क्वेरी पॉइंट हमारा कुछ यहाँ पर आ गया। अ, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर आ गया। तो इस केस में देखो प्रिडिक्शन कहाँ होगा, हमारा प्रिडिक्शन होगा एक्स वैल्यू, मतलब ये एक्स वैल्यू
और इसके करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू क्या होगी हमारी ये, ठीक, प्रिडिक्ट कुछ इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि मॉडल ने जो एक्चुअल जो पॉइंट की वैल्यू थी वो थी ये, और प्रिडिक्ट कर लिया इसने क्या, ये, ठीक है। तो अभी ये जो एरर आई है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये अभी इस तरीके से है, ठीक है। अब मतलब इतनी एरर सपोज मान लेते हैं ये वन वन के अराउंड है, 1 यूनिट के अराउंड है, ठीक है। अब अगर सपोज हमारे पास ये जो डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसी में अगर हम लोग एक पॉइंट और ऐड कर दें, नॉइस, नॉइसी मान लेते हैं, हम अपने से ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम नॉइस बोल रहे हैं, कुछ इस तरीके से। तो मॉडल अब की बार जो ट्रेन होगा वो हमारा किस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। और उसी सेम पॉइंट को अब की बार हम लोग उठाते हैं, ठीक है। जो हमारा सेम पॉइंट था वो यहाँ पर कहीं ड्रॉ था, ठीक है। ठीक, अब इसमें अगर प्रिडिक्शन करेंगे तो हमारा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक। तो पिछली वाली लाइन क्या थी हमारी, पिछली वाली लाइन हमारी ये थी। तो यहाँ पर जो हमारा प्रिडिक्शन हो रहा था वो क्या हो रहा था, यहाँ से लेके यहाँ, ठीक है। तो एरर हमारी कितनी हो गई, जो पुराना मॉडल था उसमें हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक एरर आई, और इस वाले के नॉइस ऐड करने पे हमारी एरर कितनी आई, यहाँ से लेके यहाँ तक आई। तो कम किस में एरर, जिसमें नॉइस ऐड किए उसमें हमारी एरर कम है ना। तो इसीलिए नॉइस ऐड करी जाती, क्योंकि यहाँ पर वैरायटी बतानी होती है कि इस तरीके का डेटा हमारे पास आएगा। और ये नॉइस कोई रैंडमली ऐड नहीं करी जाती कि कुछ भी पॉइंट उठाया ऐड कर दिया। नॉइस ऐड करने की भी एल्गोरिदम है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना कि वो कैसे करा जाएगा, नॉइस कैसे ऐड। नॉइस का मतलब ये नहीं कि आप लोग एक्चुअली जो ऋषभ जो नॉइस को ले जा रहे हैं वो कुछ उस तरीके इमेजिनेशन करके ले जा रहे हैं कि अगर सपोज हमारे जो इमेज है कोई, उसमें अगर किसी भी तरीके की कोई भी डिस्टरबेंस है इमेज में, जैसे कुछ उसमें कुछ स्क्रैचेस या कुछ है, तो वो नॉइस की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड नॉइस है जिसको हम लोग ऐड करेंगे डेटा सेट में, और जो कि अराउंड टू मीन होगा, मीन के आसपास हम लोग ऐड करेंगे, एग्जैक्टली मीन नहीं, कुछ स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ। और जो स्क्रैचेस जो इमेजेस की बात कर रहे हैं वो नॉइस अलग है, उसको तो हमें रिमूव करना है, वो एग्जैक्टली आउटलायर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जब हमने नॉइस ऐड की तो हमारा ये मॉडल बन के आया, और जब नॉइस ऐड नहीं की थी तो हमारा ये मॉडल था, ठीक है। तो प्रिडिक्शन इस पॉइंट के केस में हमारा क्या आ रहा था, जो हमारा पुराना मॉडल है उस केस में यहाँ पर प्रिडिक्शन हो रहा था, और एक्चुअल वैल्यू कहाँ है, यहाँ है। और नया मॉडल जो हमने नॉइस ऐड किया है उस केस में यहाँ पर प्रिडिक्शन हुआ है, और एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये है। तो इस केस में पुराने वाले मॉडल में बिना नॉइस के हमारी एरर ज़्यादा है और नॉइस के साथ एरर कम। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमने वैरायटी ऐड कर दी, डेटा पॉइंट के साथ वैरायटी ऐड कर दी, नॉइस ऐड कर दी, जिस वजह से हमारा रिजल्ट अच्छा आ रहा है। इसको कुछ इस तरीके से समझो कि सपोज सिंगल हमने जो डेटा सेट बनाया है, एक सपोज एक कार का डेटा सेट हम बना रहे थे, ठीक है, मतलब कार्स का डेटा सेट बना रहे थे। और क्या किया कि एक कोई शोरूम है, शोरूम के बाहर एक कैमरा लगा हुआ था, और कैमरे के सामने जो है एक कार हमेशा आके खड़ी होती है, ठीक है, एक कार हमेशा आके खड़ी होती है। और सपोज मान लेते हैं वो मारुति सुजुकी है, मारुति सुजुकी है, ठीक है, मारुति सुजुकी की कोई स्विफ्ट डिजायर मान लेते हैं, स्विफ्ट डिजायर। तो अगर सपोज कैमरा हमारा कोई ये है, और उसका जो जो रेंज है वो कुछ इस तरीके से, और कार हमारी यहीं पर रोज आके खड़ी होती है, ठीक है। तो उसकी जो इमेजेस होगी वो एक ही तरीके से कैप्चर होगी, एक ही तरीके से एक ही एंगल से बार बार कैप्चर होगी। और ऐसा नहीं कि अगले दिन आएगी तो दूसरे तरीके से कैप्चर हो जाएगी, क्योंकि उसका एंगल ही यही है और कार ऐसे ही आके खड़ी होगी। तो यहाँ पर जो कैप्चर होगा हर पर डे जो कैप्चर होगा वो एक ही एंगल से कैप्चर होगा। तो एक ही इमेज अगर हम लोग डेटा सेट में, मतलब भले हर दिन हम कैप्चर कर रहे हैं लेकिन हो तो सेम ही चीज कैप्चर रही है ना। तो उस केस में जब डाइवर्सिटी नहीं है तो इसको पहचानने के लिए मॉडल क्या हो जाएगा, इस पे स्ट्रिक्ट हो जाएगा कि मारुति डिजायर तो यही है। पता चला बैक फोटो मारुति डिजायर की भेज दी किसी ने तो मॉडल कह देगा ये मारुति डिजायर नहीं है। क्यों, क्योंकि उसने कभी मारुति डिजायर के बैक साइड को देखा ही नहीं, तो कैसे पहचानेगा।
तो वैरायटी का मतलब ये है, नॉइज का मतलब ये है कि हर एंगल से, हर तरीके से हमें मॉडल को दिखानी है चीजें, वैरायटी ऑफ डेटा सेट देना है उसे। ऐसा नहीं है कि कोई भी मीन मीन के अराउंड हमें डेटा देना है, ऐसा नहीं है। कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ डेटा हमें देना है। समझ रहे हो? अब समझ में आया कि नहीं आया, कि अभी भी नहीं आया? हाँ सर, अभी आ गया सर। ठीक है, ठीक है। एक्यूरेसी के लिए नॉइस ऐड करते हैं। एक्यूरेसी के लिए नहीं कर रहे, फिर बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं। एक्यूरेसी के लिए नहीं ऐड कर रहे हैं हम लोग, किस लिए कर रहे हैं? मॉडल मतलब डेटा, जनरलाइज हो जाए। हाँ मॉडल मतलब हर तरीके की इमेज में पहचान सके कि हाँ यही मारुति मतलब स्विफ्ट अभी, डिजायर है। एक्यूरेसी तो उस केस में ही ज्यादा मिलेगी जो हम लोग वो हाँ देखें। मतलब छोटे से, हाँ, क्योंकि स्ट्रिक्ट हो गया है मॉडल। लेकिन हाँ, किसी रैंडम इनपुट के लिए एक्यूरेसी घट जाएगी। जो डेटा सेट है उसके लिए एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। और कोई बाहर से डेटा पॉइंट उठा के अगर मॉडल से पूछेंगे कि ये क्या है, तो वो नहीं बता पाएगा। ठीक है। और इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं क्रॉस वैलिडेशन। तो जब हमारा डेटा सेट में वैरायटी कम होती है तो हमारी जो वैलिडेशन की एक्यूरेसी होती है वो अच्छी होती है, लेकिन जो टेस्ट एक्यूरेसी होती है वो घट जाती है अगर वैरायटी कम है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है इंटरव्यू में कि अगर वैरायटी कम है, मतलब वेरिएंस कम है, डेटा में वेरिएंस कम है, तो उस केस में हमारी वैलिडेशन एक्यूरेसी ज़्यादा होगी कि टेस्ट एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। ठीक है। या इंटरव्यू में ये भी पूछ लेते हैं कि अगर वैरायटी कम है तो उस केस में टेस्ट एक्यूरेसी और वैलिडेशन एक्यूरेसी पे क्या इफेक्ट आएगा? तो सिंपल सा आंसर है, उस केस में हमारी वैलिडेशन एक्यूरेसी तो अच्छी होगी, बट जो टेस्ट एक्यूरेसी होगी वो घट जाएगी। ये अब क्योंकि वैलिडेशन नहीं पता है और टेस्ट एक्यूरेसी नहीं पता है, तो अभी आप लोगों को विजुलाइज करने में, समझने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए इसको अभी हम नहीं छेड़ना चाह रहे थे। बट अभी अभी के लिए इसको स्किप करते हैं। हम लोग इसको, जब हम लोग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स देखेंगे, मॉडल की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स देखेंगे, उस समय डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं कि मॉडल अच्छा है कि नहीं है। ठीक है ना? तो वापस हम लोग आते हैं। अब हम लोग इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड करेंगे, जैसे हम लोग। सर सर इसका एग्जांपल एक अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट होता है, वो भी हो सकता क्या चीज? फिर से बोलना एक बार। है। अपने मोबाइल फिंगरप्रिंट लॉक होता है, हाँ हाँ वो भी इसका एग्जांपल हो हाँ, सकता है एकदम सर। सही मतलब है, अपन एकदम वही जब एग्जाम्पल है। उसको सेट करते हैं तब वो मानता है, हाँ, 5-6 बार इसीलिए मांगता है कि एक ही पर एंगल से अगर वो बाद कैप्चर कर में जब लेगा अपन लॉक खोलने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा तिरछा भी लग जाए तो तो वो भी वो पहचान पहचान लेता लेगा। है। बिल्कुल, एकदम यही एकदम सटीक एग्जाम्पल है। अगर आप लोगों ने समझ लिया है तो एकदम सही एग्जाम्पल खोजा है, इसीलिए वो बार बार फिंगरप्रिंट पूछता है। इवन जो ओके गूगल है वो 3-4 बार आपसे ओके गूगल पूछवाता है, मतलब बुलवाता है, ताकि वो हर एंगल से आपके वॉइस को रिकॉग्नाइज कर सके। है ना? अब फिंगरप्रिंट तो आपके कई सारे वो है ना, आपके पैटर्न। ठीक है, वो अपने आप जैसे 7-8 बार वो करता है, पैटर्न को पहचानने की कोशिश करता है, फिर अपने आप इंटरनली पूरे आपके फिंगर का जो फिंगरप्रिंट है इंटरनली ड्रॉ कर लेता है। ठीक है, उन डेटा पॉइंट, मतलब फीचर पॉइंट की मदद से। ठीक है, तो आप किसी भी एंगल से फिर आप टच करोगे तो वो बताएगा कि हाँ आप ही हो और कोई नहीं है। ठीक है, एकदम सही एग्जाम्पल है इसका ये। तो देखते हैं हम लोग कैसे इसमें नॉइस ऐड करेंगे। तो रिग्रेशन कल हम लोगों ने देखा था। अ, पहले रिग्रेशन से हम लोग क्या करेंगे? ईडी नॉट डिफाइंड। ये जो हम लोगों ने कल देखा था वही है, अभी कुछ नया नहीं है।
ये देखो, जब हम लोगों ने कल डायरेक्टली इम्प्यूटेशन किया था विदाउट नॉइस ऐड किए हुए, विदाउट स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड किए हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ पर देखो जो मीन वैल्यू है, जैसे हमने दो चीज़ें प्लॉट की हुई है। एक फीचर लिया है इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन फीचर लिया हुआ है, उसमें हम लोगों ने क्या किया, इम्प्यूटेशन किया हुआ है, ठीक है। इम्प्यूटेशन करने के बाद प्लॉटिंग करी है एग्जैक्टली। जो हमारा डायबिटिक डेटा सेट था, डायबिटिक डेटा सेट में हम लोगों ने इंसुलिन और स्किन थिकनेस दो में हम लोगों ने इम्प्यूटेशन किया है और फिर प्लॉटिंग की है कि अ, अब जाके इम्प्यूट करने के बाद हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा का वो कैसा है और इम्प्यूट करने से पहले कैसा था। तो ये जो ब्लू कलर का हिस्टोग्राम है वो बता रहा है डिस्ट्रीब्यूशन किसका, विदाउट इम्प्यूटेशन, ठीक है। और रेड कलर का जो हिस्टोग्राम है वो बता रहा है कि आफ्टर इम्प्यूटेशन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मीन वैल्यू क्या थी, जो मीन सेंट्रल टेंडेंसी थी उसमें जो पॉइंट्स थे वो कम थे, और यहाँ पर अचानक से जो मीन वैल्यू है वो बढ़ गई क्योंकि हम लोगों ने मीन वैल्यू से इम्प्यूटेशन कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्या है, मीन वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो हमारा आई क्यू आर है, इंटर क्वार्टाइल रेंज है, ये है इम्प्यूटेशन से पहले, ये इम्प्यूटेशन के बाद। तो यहाँ पर वैरायटी ज़्यादा थी, मतलब इंटर क्वार्टाइल रेंज ज़्यादा है तो मतलब वैरायटी ज़्यादा है, वेरियसनेस ज़्यादा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारी घट गई है, आई क्यू आर घट गया है, ठीक है। तो आई क्यू आर घट गया तो ये हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। एक हद तक सही होता है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोगों ने दूसरे फीचर को लिया, जैसे यहाँ पर इंसुलिन था, यहाँ पर स्किन थिकनेस है। सेम केस में यहाँ पर भी हमारा जो है मीन वैल्यू में जितने पॉइंट्स थे वो बढ़ गए, क्योंकि मीन ही वैल्यू से जब हम इम्प्यूट करेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़नी ही बढ़नी है ना। तो यहाँ पर देखो बढ़ गया है, और अगेन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है या आई क्यू आर है वो घट गया है, ठीक है। अब जरा एक काम करते हैं हम लोग, इम्प्यूट करने से पहले, इम्प्यूट करने के बाद जो एग्जैक्टली न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उनको एक बार हम लोग देखते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, दोनों को कॉन्कैटिनेट किया है, ठीक है। मतलब इम्प्यूटेशन होने से पहले, इम्प्यूटेशन होने के बाद उनका डिस्क्रिप्शन देखा, डॉट डिस्क्राइब से डिस्क्रिप्शन देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इंसुलिन इम्प्यूटेशन से पहले, ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 111 थी, ठीक है, और स्किन थिकनेस 10 थी। आफ्टर इम्प्यूटेशन इंसुलिन 83 हो गई है, ठीक है। आफ्टर इम्प्यूटेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या हो गया है, 83 हो गई है। मीन वैल्यू ये है, सॉरी हम स्टैंडर्ड डेविएशन कह रहे थे, ठीक है, मीन वैल्यू की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, मीन वैल्यू, ठीक है। तो इंसुलिन की मीन वैल्यू यहाँ पर 153 हो गई है, ये घट गई है, उल्टा दिखा रहा है। ओके, काउंट काउंट यहाँ पर काउंट से मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। जब 1044 जब काउंट है उसके बाद हमारी मीन वैल्यू ये थी, और 2000 मतलब जस्ट डबल होने के बाद भी हमारी मीन वैल्यू ये है, तो मतलब पॉइंट बढ़े हैं तो मीन वैल्यू लगभग उतनी है, तो इसका मतलब मीन वैल्यू बढ़ी होगी। समझने की कोशिश करना, अगर पॉइंट बढ़ा रहे हैं तो मीन वैल्यू हमारी बढ़ेगी, नो डाउट बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन जस्ट डबल होने के बाद भी मीन वैल्यू हमारी इसी के आसपास है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी मीन वैल्यू के आसपास सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मीन वैल्यू से समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पर हम इंडिविजुअल पॉइंट को नहीं काउंट करना, हमें मीन वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर वैल्यू घटी है, मीन वैल्यू की वैल्यू घटी है, जबकि हमने यहाँ प्लॉट से हम कह रहे हैं कि मीन वैल्यू की वैल्यू बढ़ी है। ऐसा क्यों हुआ समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट है वो बढ़े हुए हैं, यहाँ पर जो पॉइंट है वो बढ़े हुए हैं। तो जस्ट डबल होने के बावजूद भी हमारा जो मीन वैल्यू उसी के आसपास है, मतलब क्या है, जो जो बढ़े हुए पॉइंट है उनकी सेंट्रल टेंडेंसी इस मीन वैल्यू के आसपास है, इसी वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। समझने की कोशिश कर रहे हो ना, मीन वैल्यू को विजुलाइज करने की कोशिश करो कि अगर कम पॉइंट थे तो मीन वैल्यू ये है, ज़्यादा पॉइंट जस्ट डबल पॉइंट होने के बाद भी मीन वैल्यू वही है, इसका मतलब क्या है, जो पॉइंट ड्रॉ किए गए हैं वो मीन वैल्यू के आसपास ही है, ठीक है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, इंटरनली मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबका सम करके फिर एवरेज डिवाइड कर देते, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर देते हैं।
तो अब जब सबका सम कर रहे होंगे तो सब मीन के आसपास होंगे, इसी वजह से मीन में ज़्यादा अंतर नहीं आया है। ठीक है, समझ रहे हो? लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या हो गया है, वो घट गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया, घट गया है। तो ये जो हमारा डेविएशन है वो क्या हो गया, घट गया है। तो 111 और 83, जबकि अगर हम पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं तो डेविएशन भी बढ़ना चाहिए, यहाँ पर क्या होगा, घट गया है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा स्किन थिकनेस के केस में भी यही हो रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 था और यहाँ पर क्या हो गया, 9 हो गया है। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ नॉइस ऐड करेंगे। ठीक है, कुछ नॉइस ऐड करेंगे या एरर ऐड करेंगे। ठीक है, और इस प्रोसेस को बेसिकली यहाँ पर इसको बोलते हैं स्टोकास्टिक रिग्रेशन इम्प्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, जो चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करी थी। ठीक, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐड करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखो, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो यहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया और फिर क्या नाम है इसका, एसटीडी एरर, मतलब जो कुछ भी एरर आई, मतलब मॉडल ट्रेन होने के बाद जो भी हमारी एसटीडी में जो भी एरर आई है, इसको हम लोगों ने क्या किया है, स्केल किया। इस जो हमारा नॉर्मल जो डेटा सेट था वो स्टैंडर्ड एरर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। ठीक है, यहाँ स्केलिंग स्केलिंग से अभी यही मतलब समझो कि ऐड किया है। ठीक है, स्केलिंग के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ओरिजिनल डेटा सेट था उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन हमने ऐड कर दिया है और फिर उसके बाद हम लोग अगेन प्लॉटिंग करके देखते हैं, जो हम लोगों ने प्लॉटिंग करी थी ये, और ये जो डेटा डिस्प्ले किया था वो अगेन करके देखते हैं हम लोग। कोड पे मत जाना, अभी ये चीज़ें हो सकता नहीं समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब बाद में सारी चीज़ें क्लियर होंगी, अभी बस कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो अब देखो काफ़ी हद तक चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं, है ना? ऐसा नहीं सेम तो कभी नहीं आने वाला है, बट हाँ आई क्यू आर, अब देखो यहाँ पर इस केस में आई क्यू आर क्या है, बढ़ा है। आई क्यू आर बढ़ा है, यहाँ पर भी लगभग बराबर है। ठीक है, तो हमारा एटलीस्ट वैरायटी नहीं घटी। आई क्यू आर घटने का मतलब है क्या, वैरायटी घटना। ठीक है, तो आई क्यू आर हमारा क्या है, लगभग मेंटेन है, आई क्यू आर नहीं घट रहा है। ठीक है, और हिस्टोग्राम भी लगभग हमारा क्या है, ओवरलैप कर रहा है। ठीक, अब जरा न्यूमेरिक वैल्यू इसकी देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ा कि घटा। तो यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड डिविएशन 111 था और यहाँ पर 101 घटा है, लेकिन उतना नहीं घटा है। ठीक है, यहाँ पर 10 था, यहाँ पर भी 10 है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 111 था और 83 था। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर घट गया। जहाँ पर जो डिफरेंस है मोर देन 20 का, ठीक है, ऑलमोस्ट 20 का। ठीक, और वहाँ पर क्या है, 10 के अराउंड डिफरेंस है, 20-30 का है यहाँ पर। ठीक, 30 का डिफरेंस है, वहाँ पर 10 का है। इसी तरीके से यहाँ पर जो डिफरेंस था वो 1 का है और यहाँ पर लगभग पॉइंट में समथिंग है। ठीक, 10.8, 10.5। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आई होप समझ में आ रही होगी। यहाँ पर देखो मीन वैल्यू ऐड करने के बाद लगभग मीन वैल्यू यहाँ पर कुछ चेंज हुई है। ठीक है, जबकि वहाँ पर एज इट इज थी, लगभग सेम थी। ठीक, थोड़ी सी घटी थी वहाँ पर जबकि। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वैरायटी को मेंटेन रखते हैं, कुछ एरर ऐड करके, कुछ नॉइस ऐड करके। ठीक है, नॉइस ऐसे ही नहीं, रैंडमली कोई नॉइस नहीं ऐड करनी। यहाँ पर हम नॉइस क्या ऐड कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि यहाँ पर हम लोगों ने कंप्यूट किया है। तो जिसमें नैन वैल्यूज़ है उन सब नैन वैल्यू को हटा के सारा स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। देखो ये है प्रिडिक्टेड वैल्यू, प्रिडिक्टेड क्या थी और एक्चुअल क्या थी, उसको सब्सट्रैक्ट किया तो हमें एरर मिली, और जो भी एरर मिली उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के वो हम लोगों ने एसटीडी एरर में रख ली, और इसी एसटीडी एरर के बेसिस पे हम लोगों ने हमारा जो भी फीचर जिसको हम लोग इम्प्यूटेशन कर रहे थे उसमें हम लोगों ने क्या किया, इसके बेसिस पे स्केल कर दिया, स्टैंडर्ड एरर के बेसिस पे स्केल कर दिया। ठीक है, स्केलिंग के बारे में बाद में पढ़ेंगे हम लोग। स्केल अभी बस इतना समझो कि ऐड कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, ऐड करने के बाद सिंपली बस प्लॉटिंग की है। ठीक है, प्लॉटिंग के बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक, आ, अगर कोड नहीं समझ में आ रहा बस इतना समझ लो कि नेट से सर्च कर करके कोड वगैरह आप लोग कर सकते हो, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए मशीन लर्निंग। ठीक है, तो ये था हमारा क्या,
रिग्रेसर इम्प्यूटेशन, रिग्रेशन के बेसिस पे कैसे इम्प्यूटेशन करते हैं। हाँ, एक इम्प्यूटेशन और है KNN इम्प्यूटेशन। अब आज के लिए तो यहाँ आज तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा KNN कैसे काम करता है। जैसे रिग्रेशन हम लोगों ने देखा उसी तरीके से KNN समझना पड़ेगा, और फिर उसके बाद मल्टीपल इम्प्यूटेशन में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आज नहीं करते हैं, कल ही करेंगे हम लोग, ठीक है। किसी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। ओके सर। अभी इसमें भी अगर डेटा में कोई कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, तो पूछ सकते हो। नो अदरवाइज समझ में आया। कल। ओके, तो कल मिलते हैं फिर, ठीक है। और कल मोस्ट प्रोबली इसको हम लोग हैंडल मिसिंग डेटा को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। वैसे मैंने सोचा था आज ही कंप्लीट हो जाएगा, इवन मैंने तो सोचा था कि आज इम्बैलेंस डेटा को कैसे हैंडल करते वो भी देख लेंगे, बट वो नहीं हो पाया। कोई नहीं, कल देखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, ठीक है।